बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ले जी फिर आज का हमारा रूमेटोलॉजी का एक और लेक्चर है और आज का टॉपिक है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एंड द एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस। ठीक है, ये दो दो टॉपिक्स हैं, इनको कंपेयर कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग पहले समझाऊंगा वैसे ही कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा। अगेन मैंने कहा था सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, इनका ये जो भी आप अभी हम डिस्कस करेंगे, ये पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, थोड़ा-सा हम उसको सिनेरियो में लेके चलते हैं। अभी टॉपिक हम नहीं देखेंगे, हम उसी तरह पहले अपना प्लान करेंगे कि होता क्या है जी, होता क्या है? नहीं जी, पेशेंट है हमारे पास। अब ये पेशेंट मैं कहता हूँ, सपोज़ कर लो एज मैंने दे दी है आपको 20, चलो 30 इयर्स कर लेते हैं, 30 इयर्स एज। तो ज़्यादातर इन सिनेरियोज़ में जो यंग लोग हैं वो आपको मिलेंगे। ज़्यादातर आपको फीमेल मिलेंगे, फीमेल पेशेंट्स होंगे। अ, कंप्लेंट्स क्या होंगी? मल्टीपल कंप्लेंट्स, यानी आप बॉडी का, मेरा ख़्याल है अगर मैं इसको थोड़ा रिकॉल करूँ, अदर दैन नर्वस सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो दे मे हैव अ प्रॉब्लम विद द स्किन, दे मे हैव अ प्रॉब्लम विद द लंग्स, they may have a problem with their with their joints. They may have a rash all over the body. They may have urinary issues. Okay, they may have some issues related to GIT, gut के issues होंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर जो ज्यादा प्रेजेंटेशंस लिखी गई हैं वो देखा जाता है स्किन रिलेटेड इश्यूज को और जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो ये पेशेंट आपके पास इन इश्यूज के साथ आएंगे। अब चूंकि दोनों के नाम के साथ देखो, ये मैंने क्यों कहा कि ये डिजीज किसी एक ऑर्गन सिस्टम की नहीं है, और मैंने कहा जी सिर्फ सीएनएस के अलावा मोस्टली सीएनएस के अंदर भी कुछ फीचर्स आ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सीएनएस पेयर्ड होता है। तो हमने क्यों कहा? क्योंकि इन दोनों डिजीज के साथ एक वर्ड आ रहा है विच इज सिस्टेमिक। तो ये तो एक सिस्टम की डिजीज नहीं है ना, इट्स अ सिस्टेमिक डिसऑर्डर, विच मीन्स कि ये एक से ज्यादा सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेगी। और जो वर्ड स्क्लेरोसिस है, इसका मतलब होता है हार्डनिंग। हार्डनिंग, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि जहाँ पे स्किन हो गई या बाकी ऑर्गन्स हो गए, उनकी हार्डनिंग होना शुरू हो जाएगी। जब हार्डनिंग हो जाती है तो ऑर्गन ऑब्वियसली बात है प्रॉपर काम नहीं कर सकते। अब मजीद बेहतर करता हूँ इसको। देखो, ये बीमारी अगर मैंने कहा हार्डनिंग है, तो आखिर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सी ऐसी चीज है जो स्किन में भी है, जो ऑर्गन्स में भी है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी है, जो बोन्स में भी है, जो जॉइंट्स में भी है, कोई ना कोई ऐसी चीज कॉमनली होगी जिससे ये सारे इश्यूज होते हैं। सो याद रखिएगा, दैट इज द कोलेजन। तो कोलेजन, ये मैं इसको और सिंपली कर दूं तो मैं कहता हूं कि ये कोलेजन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये कोलेजन की बीमारियां हैं। ठीक है। फिर हर जब से रूमेटोलॉजी हमने स्टार्ट की है, हम हर दफा ये डिसाइड करते हैं कि यार ये जो बीमारी है, ये इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी। तो फिर ये भी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बारे में भी डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, दिस इज द इन्फ्लेमेटरी डिजीज। एंड अल्टीमेटली वो क्या कर रही है? दैट लीड्स टू टिश्यू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस, अभी मैंने कहा कि हार्डनिंग तो होनी है फिर। अब फाइब्रोसिस कब होती है? जब एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू बनता है। अब वो एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू कौन है, क्या है? वो कोलेजन है। कोलेजन की डिफरेंट टाइप्स हैं, 1 2 3 4 टाइप्स हैं। उनमें से ज्यादातर जो टाइप्स डिपॉजिट्स हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 3। ठीक है, इसकी मैं बड़ी सादा सी आपको मिसाल देता हूँ। आपको मैं एक इलास्टिक देता हूँ, ये जो इलास्टिक नहीं होता जो बच्चे भी यूज करते हैं, वैसे भी रबर टाइप की तरह हो। अगर एक इलास्टिक का मैं आपको रिबन देता हूँ ना, तो उसको स्ट्रेच करना आसान है। लेकिन अगर मैं 10 रिबन्स को इकट्ठा कर दूँ और आपसे कहूँ खींचें, तो थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर मैं 20 रिबन्स कर दूँ, खींचें, तो और मुश्किल है, और अगर मैं हंड्रेड्स कर दूँगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाए। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही जितना ज़्यादा कोलेजन डिपॉज़िट्स होता जाएगा, उतनी ही स्किन, बाकी चीज़ें हार्ड होती जाएँगी और उनके ऊपर जो अंदर जो स्ट्रेचेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। इसलिए इसके डिज़ीज़ का नाम ही सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है। सिस्टेमिक हार्डनिंग मैं इसको याद करने के लिए कहता होता हूँ हमेशा। So we have the deposition of two basic components, collagen type 1 and collagen type 3,
और ये किसी एक जगह पे नहीं होता, ये पूरी बॉडी के अंदर होता है और इसके साथ-साथ क्या चल रही होती है, इन्फ्लेमेशन चल रही है। अब अगला सवाल है, थोड़ा-सा हिस्टोलॉजी में जाने लगा हूँ कि ये जो कोलेजन है, ये आता कहाँ से? कौन बनाता है? तो कोलेजन बनाने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ दीज़ सेल्स, उनमें कुछ सेल्स उनको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोसिस का वर्ड इसीलिए है कि एक्सेसिव फाइब्रोब्लास्ट, एक्सेसिव कोलेजन एंड दैट लीड्स टू फाइब्रोसिस। अब आपको होपफुली ये बात समझ आ गई होगी कि ये पेशेंट आके बेचारा कहेगा क्या? अच्छा आप देखो, अगर इसकी स्किन हार्ड है, पेशेंट की, इसका दूसरा नाम भी उन्होंने रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर हार्डनिंग ऑफ स्किन है, सो वी कॉल इट एज़ स्क्लेरोडर्मा। डर्मा मीन्स स्किन, स्क्लेरो मीन हार्डनिंग, ठीक है? और इन्फ्लेमेशन होती है? जी, बिल्कुल होती है, अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस की है। कोलेजन हमने डिस्कस कर ली। पेशेंट क्या कहेगा कि अगर डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरी स्किन बड़ी ड्राई सी हो गई है, बड़ी हार्ड सी हो गई है, स्टिफ हो गई है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरे जो स्किन है वो स्ट्रेच नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं अपना मुँह प्रॉपर बड़ा नहीं खोल सकता, नहीं कर सकता बिकॉज़ देयर इज़ हार्डनिंग ऑफ द स्किन एज़ वेल हियर। फिर चूँकि ये मसला मैंने कहा कि स्किन तो सारी इन्वॉल्व होगी, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स उनके अंदर भी कोलेजन होता है, वहाँ पे भी हो सकता है। फिर आगे जाके इन अदर डिसऑर्डर्स की मैं बात करूँगा इंशाल्लाह बल्कि उसको भी हम मिक्स नहीं करते कि उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो खैर इस डिज़ीज़ में नहीं, बाकी इसी तरह के डिसऑर्डर्स के अंदर होती है, वो आगे जाके बात करें। तो ये जनाब इसका ओवरव्यू था कि इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होगा क्या? ठीक है? अच्छा अब अभी यहीं पे चलते हैं, ये मैं टेबल अभी बाद में कराता हूँ। देखते हैं कि जो हमने बातें की हैं, उसमें क्या क्या जो है वो है और क्या-क्या मैंने कहा था आपसे एक सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो कॉमनली जो प्रेज़ेंटेशन है, वो क्रेस्ट सिंड्रोम की फॉर्म में है। यानी सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा वाला पेशेंट आपके पास सिंड्रोम इसके साथ आएगा। अब इसको देखते हैं क्या-क्या आता है। सी फॉर कैल्सिनोसिस उसको कैल्शियम डिपॉज़िट्स होंगे। आर फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमेना, रेनॉल्ड फिनोमेना आगे जाके एक सेपरेट टॉपिक आएगा। उसको मैं बता देता हूँ होता क्या है उसमें पेशेंट को कि उसके जो डिजिट्स हैं, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और हाथ उसकी जो टिप्स हैं ख़ास तौर पे वो ब्लूइश डिस्कलरेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली कब होता है? व्हेन देयर इज़ कोल्ड एक्सपोज़र। तो अगेन वही बात आ गई स्किन और वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो हमें पता चल गया। ई फॉर एसोफेजियल डिसमोटिलिटी मैंने आपसे कहा था कि ये गट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, तो ख़ास तौर पे इसमें जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो एसोफेगस है। एस फॉर स्क्लेरोडैक्टिली अभी हम इसकी भी बात करते हैं, ये भी हार्डनिंग होती है। उसके बाद आ रहा था टेलिएंजेक्टेसिया, ये छोटी-छोटी डायलेटेड स्मॉल वेसल्स पूरी बॉडी के ऊपर या डिफरेंट जगहों पे बनना शुरू हो जाती हैं, इनको टेलिएंजेक्टेसिया। तो जो सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा या स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, उसकी ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है। अच्छा, अब जो क्रेस्ट सिंड्रोम है, ये इसे कहा जाता है दिस इज़ द लिमिटेड फॉर्म। यानी अगर मैं आपको इस तरह सवाल दे दूँ कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस तो आप कहेंगे जी वन इज़ लिमिटेड फॉर्म, द अदर इज़ डिफ्यूज़ फॉर्म। ठीक है? लिमिटेड फॉर्म जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर यही है, ज़्यादातर ये लोग क्रेस्ट सिंड्रोम के साथ आते हैं, बट कई दफ़ा डिफ्यूज़ फॉर्म के साथ भी आते हैं, जिसमें 20% केसेज़ होते हैं, वो आगे लिखा हुआ है और उसमें फिर क्या मैंने कहा था इन्वॉल्व हो सकता है, हमने कहा था स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, लंग्स, पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो दैट इज़ द डिफ्यूज़ फॉर्म ऑफ दिस डिसऑर्डर। अब आपके पास मरीज़ 2 तरह से आएँगे। या वो ये सारे सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ आएँगे, या वो इन 5 सिम्पटम्स के साथ, कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड्स, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडैक्टिली एंड टेलिएंजेक्टेसिया। इसके साथ आएँगे 80% केसेज़ इन्हीं के साथ आते हैं, वी कॉल इट लिमिटेड फॉर्म। 20% केसेज़ में बाकी सब इन्वॉल्व होता है, वी कॉल इट डिफ्यूज़ फॉर्म। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, किन के अंदर ज़्यादा होता है? फीमेल जेंडर। और एज भी याद करें मैंने कुछ स्पेसिफाई की थी, मैंने कहा जी 30-35 इयर्स सो हमें इन्हीं से आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्क्लेरोडर्मा और इस तरह का सिनेरियो। पेशेंट क्या कहेगा? इनसे तो हमने कर लिया और हमने एग्जामिनेशन हिस्ट्री ली, तो हमने कहा जी क्या होगा? मैंने क्या कहा था? थिकनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज़, हार्डनिंग ऑफ द ये वाली जो हमारी स्किन है हाथों की, ये थिक हो जाएगी, फेस की स्किन थिक हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है? अगर ये अगर मैं बात करूँ कि इसकी यानी इन्वॉल्वमेंट अगर लिमिटेड फॉर्म जैसे हमने कहा था कि क्रेस्ट सिंड्रोम है, तो उसमें जो स्किन इन्वॉल्व होती है वो हेड, नेक
एंड डिस्टल अपर एक्सट्रीमिटी, ये डिस्टल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटी। तो अपर एक्सट्रीमिटीज ये वाले पार्ट्स इन्वॉल्व, इसलिए मैंने स्क्लेरोडेक्टिली का वर्ड यूज किया, दैट इज थिकनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर्स, ये वाला पार्ट स्पेयर हो जाए। डिफ्यूज फॉर्म के अंदर हमने क्या किया था, ज्यादातर जो स्किन इन्वॉल्व होती है वो टॉर्सो की होती है। टॉर्सो का मतलब होता है थॉरेक्स एंड एब्डोमेन एंटीरियरली, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन पोस्टीरियरली, इसको इकट्ठा टॉर्सो कहते हैं। आप ऐसे कर लो जी, चेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, एब्डोमेन इन्वॉल्व हो जाएगा, प्रॉक्सिमल लिम्ब अपर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी इस केस के अंदर, शोल्डर इन्वॉल्व होना शुरू। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। अगर पेशेंट डिफ्यूज फॉर्म के साथ आएगा तो ये वाली स्किन और प्रॉक्सिमल आर्म, अगर वो पेशेंट लिमिटेड फॉर्म के साथ आएगा तो हेड नेक एंड द स्किन। तो ये यहीं से आपका सिनेरियो कवर होना शुरू हो जाए। क्रेस्ट सिंड्रोम मैंने कहा था, अभी हमने डिस्कस किया जी, ये लिमिटेड टाइप के अंदर होता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना आपसे मैंने आपसे क्या कहा था कि बेसिकली क्या होता है कि वो आर्टरीज जो फिंगर्स को सप्लाई कर रही होती हैं या लिम्ब अपर लिम्ब हैंड को सप्लाई कर रही होती हैं, वो वेसोस्पैज्म में चली जाती है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। अब वो एक्सपोजर किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोल्ड एक्सपोजर है, जब वो वेसोस्पैज्म में चली जाती हैं, ब्लड सप्लाई टू दी हैंड कम हो जाती है, वहां पर क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ दी जो फिंगर है वो हो जाती है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो जाती है पेशेंट की। जैसे ही वो फैक्टर थोड़ा कम होता है तो फिर ये वेसल्स दोबारा डायलेट हो जाती हैं, डायलेट होने के बाद ब्लड फ्लो ज्यादा बेहतर हो जाता है। जब ज्यादा बेहतर होता है तो देयर इज रेडनेस ऑफ द हैंड व्हिच वी कॉल इट हाइपरवीमिया। सो ये रेनॉल्ड्स के अंदर दो फेजेस आती हैं, पहले ब्लू होता है फिर रेड होता है, ब्लू होता है रेड होता है। अब देखो क्या है इसमें, वैसोस्पैज्म हुआ कॉजिंग द पेन, ऑब्वियसली बात है आप ब्लड सप्लाई नहीं दे रहे हो यार, पेन तो हुई होगी, पेलर भी हो जाएगा पेशेंट, व्हाइट उसका जो है वो डिस्कलरेशन हो जाएगी, साइनोसिस मैंने कहा था ब्लूइश होना शुरू हो जाएगी, एंड फाइनली बाद में क्या होगा, उसको हाइपरवीमिया या रेडनेस स्टार्ट हो जाएगी। तब होता है जब उसका फ्लो थोड़ा सा रीस्टोर किया जाता है, स्पैज्म खत्म। ठीक है, डिफ्यूज फॉर्म के अंदर हमने कहा था जीआईटी, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एवरी सिस्टम इज इन्वॉल्वड। सो उसी के हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। यानी सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ भी आ सकता है, उसके अंदर लंग्स में फाइब्रोसिस हो रही है। यही पेशेंट आपके पास कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के साथ भी आ सकता है। उसमें क्या होगा कि कार्डियक मसल्स जो हैं उनके अंदर कोलेजन डेपोजिशन से हार्ड हो जाएंगे वो। सो जो नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो था वो खत्म हो जाएगी पेशेंट के अंदर। इसको मैं अगर वर्ड यूज करूं तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी, रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, वो हार्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा जी पल्मोनरी फाइब्रोसिस लंग्स के अंदर हो जाएगी। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर एक को इसे हम कहते हैं कोर पल्मोनेल यानी हार्ट फेलियर, लंग्स लंग्स एक्चुअली हार्ड हो जाएंगे तो उससे हार्ट फेलियर हो जाएगा। इसको कोर पल्मोनेल कहते हैं, द हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ डिजीज इन द लंग्स। ये इसका इसका बेसिकली इसको ये कहा जाता है। तो ये देखिए सारा कुछ ये इसके अंदर आना शुरू हो गया। बाकी पेशेंट रीनल फेलियर में चला जाएगा, ऑब्वियसली बात है, हमने अभी डिस्कस किया है, हाइपरटेंशन हो जाएगी। और हाइपरटेंशन कौन सी होगी, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है, एनी आइडिया व्हाट इज द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन? सो आप मीनवाइल इसका आंसर करें, सोचें, मैं खुद नहीं बता रहा, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, फिर हम साथ ही आप जब मुझे बताएंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देन आई विल ऐड माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर ये पेशेंट आपके पास आ जाता है और अब आपको तो नहीं पता कि इसको क्या इश्यू है, जैसे मैंने कहा हमेशा आप ओपीडी में बैठे होते हैं, आपको इनिशियली थोड़ा डायग्नोसिस होता है, ऐसा पूरी पूरी तो नहीं होता, बट समहाउ अगर आपने पेशेंट्स देखे हैं ना तो यू विल गेट एन आइडिया, हाँ यार ये ना ये डिजीज ऐसा लगता है कि ये सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा है। और याद रखिएगा ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी तरह से मैंने पेशेंट्स देखे हैं तो आई कैन इजीली डायग्नोस दैट दिस इज स्क्लेरोडर्मा। बट स्टिल चलो जी लेट्स गो फॉर द टेस्टिंग। उसमें टेस्टिंग में क्या कराओगे? चलो आप ओपीडी में कह रहे हो यार इसकी सीबीसी करा लो भाई, सीबीसी उसमें क्या मिलेगा? आपको या तो एचबी कम मिल जाएगी या आपको डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं नहीं इसके जी आरएफटीज करा लें, हाँ ठीक है, अगर उसका किडनी इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ स्क्लेरोडर्मा तो खराब हो जाएंगे टेस्ट, लिवर इन्वॉल्व है तो खराब हो जाएंगे टेस्ट। ठीक है, सो लेकिन ये कोई उसके लिए स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है ही नहीं। हमने तो यहाँ क्या करना है, हमने चेक करना है कि भाई ये क्यों हुआ सारा कुछ। तो फिर इसके लिए जो स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स किस तरह के। तो हम वही टेस्टिंग करवाते हैं जो आप किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर करते हो। जैसे आरएफ फैक्टर आपको था, रूमेटाइड फैक्टर हम करवाते थे, याद है पीछे भी जॉइंट पेन्स थी, सारे मसाइल थे, तो हमें नहीं पता
हो सकता है कि रूमेटाइड फैक्टर जो आर्थराइटिस या उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो आरएफ या रूमेटाइड फैक्टर करवा के हम उसको रूल आउट कर रहे हैं। हम कहते हैं हाँ यार ये रूमेटाइड आर्थराइटिस नहीं। दूसरा आ जाता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये और बहुत सारी बीमारियों में पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, ये बीमारियां हमें ये बताती हैं कि ये जो डिसऑर्डर है, ये रूमाटोलॉजी से रिलेटेड है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये बाकी जो सिस्टेमिक बीमारियां होती हैं उनसे अलग करके हमें दे रहा है। बट ये दोनों फैक्टर का पॉजिटिव होना ये नहीं बताता कि ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, ये स्क्लेरोडर्मा। ठीक है? ये और हाँ, यही दोनों चीज़ें हो सकता है एसएलई के अंदर भी पॉज़िटिव। तो फिर हमें उसको फिर आगे फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़। नाउ दिस इज़ द एमसीक्यू, 100% आने वाला एमसीक्यू कि अच्छा रूमेटॉइड फैक्टर भी पॉज़िटिव आ गया, एएनए भी पॉज़िटिव आ गया, तो क्या मैं इसको स्क्लेरोसिस कह दूँ? आंसर इज़ नो। ठीक है? तो फिर हमें एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़ करवानी पड़ती हैं। ये स्पेसिफिकली फॉर द क्रेस्ट सिंड्रोम होती हैं। अभी ऊपर जाके जो टेबल हमने स्किप किया था उसको देखते हैं बाद थोड़ी देर तक ना पहले। फिर उसके बाद दूसरा है जी एंटी स्क्लेरोटिक 70 एंटीबॉडी या इसको एंटी टोपोआइसोमेरेज़ 1 एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है। ये डिफ्यूज़ फॉर्म के साथ एसोसिएटेड। देखो 2 है। मैं आपसे सवाल दूँगा कि अच्छा यार क्रेस्ट सिंड्रोम के साथ कौन-सी एंटीबॉडीज़ एसोसिएटेड है? आपका आंसर होगा एंटी सेंट्रोमियर। मैं आपसे कहता हूँ डिफ्यूज फॉर्म ऑफ स्क्लेरोडर्मा के साथ कौन सी एंटीबॉडीज एसोसिएटेड है? आपका आंसर होगा एंटी टोपोआइसोमेरेज 1 एंटीबॉडी या एंटी एचसीएल 70 एंटी। ये दो डिफरेंट एमसीयूज याद रखिएगा। सीवियर डिजीज के अंदर मैंने भी आपसे कहा था कि कई दफा ऐसा होता है कि वेसल्स चूंकि नैरो हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, आरबीसी उसमें से गुजरते हैं, आरबीसी टूटना हो जाते स्टार्ट हो जाते हैं। तो सम टाइम देयर इज माइक्रो उसे हम कहते हैं एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया। स्मॉल वेसल्स के अंदर आरबीसीज टूट जाते हैं और वो डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं। उनमें से वन ऑफ द शेप इज कॉल्ड शिस्टियोसाइट्स। तो ये भी इसके अंदर हो सकता है। सो देखो वर्कअप के अंदर मैंने ना आपको अल्ट्रासाउंड, अच्छा हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अल्ट्रासाउंड करवाने इसमें नहीं लिखा। भाई अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट लग रही है, गो फॉर अल्ट्रासाउंड। लंग का एक्स-रे करवाना है जी, अगर आपको कफ आ रही है पेशेंट को, आपके पेशेंट को इससे रिलेटेड इश्यू है, गो फॉर एक्स-रे। अगर आपका पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ, मुझे खाना नहीं स्वलो होता, यहाँ अटक जाता है कहीं पे, यू नीड टू गो फॉर एंडोस्कोपी। सो ये तो बात उन्होंने की है रूमेटोलॉजी से रिलेटेड। बाकी सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट आएगी तो आपने अपने लॉजिक और अक्ल से उसको असेस करवाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको स्वॉलो करने में डिफिकल्टी आ रही है और हम कहें नहीं, नहीं यार इसको तो ये नहीं हो सकता, इसका कोई जीआईटी का इश्यू है। सो आप एंडोस्कोपी करवा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। ट्रीटमेंट क्या करना है जी? ट्रीटमेंट देखें, फिर वही बात है कि अगर तो लिमिटेड फॉर्म को ट्रीट करना है या डिफ्यूज़ फॉर्म को ट्रीट। खैर आपने जिस भी फॉर्म को ट्रीट करना है, करना क्या आपने? मकसद क्या है? मकसद यही है कि ये जो सिम्पटम्स हैं ये बेहतर हो जाएँ। अगेन मैं वर्ड यूज़ करूँगा, यू कैन नॉट इरेडिकेट दिस डिसीज़, यू कैन नॉट completely treat this disease. What you can do is to prolong the disease and to prevent the complications and to provide the symptomatic relief to the patient. There is no cure to this disease. ठीक है? नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। क्या कर सकते हो? ऑर्गन बेस्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। लाइक रीनल सिम्पटम्स आ रहे हैं, मॉनिटरिंग करते रहो, देखते रहो, 6 महीने बाद उसके टेस्ट करा लिए, उसका अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसके मुताबिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसकी ट्रीटमेंट कर लो। सो ऑर्गन बेस्ड ट्रीटमेंट। नंबर 2, अब जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, वो ये है कि अच्छा एक पेशेंट है, जैसे मैंने कहा ना कि ये पेशेंट्स हर वक़्त सिम्प्टोमैटिक नहीं होते। इनकी बीमारी चलती रहती है, चलती रहती है। पेशेंट है वो हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट है। 6 महीने बाद उसको बड़े सिम्पटम्स वर्स हो गए हैं। बाकी वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे माइल्ड से इश्यूज़ चल रहे थे लेकिन ठीक था, मैं अपना आई वाज़ डूइंग माय रूटीन लाइफ शोज़ जो हैं। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ है कि मेरे सिम्पटम्स वर्स हो गए हैं। जब भी वर्सनिंग ऑफ सिम्पटम होती है रूमेटोलॉजी के अंदर, द ट्रीटमेंट इज़ स्टेरॉइड्स। चाहे कोई भी बीमारी हो, एक टोटका सा आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स आप दें फॉर एक्यूट फ्लेयर्स। एक्यूट फ्लेयर्स जब होगा तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स दें। मीथोट्रेक्सेट दें फॉर लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा जो पीछे पढ़ के आए हैं जिसमें क्रेस्ट सिंड्रोम है, उसको अगर एक्यूट फ्लेयर होता है तो फिर आप मीथोट्रेक्सेट और स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। सीसीबी स्टैंड फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, खास तौर पे डाइहाइड्रोपाइरिडीन, ये दें। क्योंकि हमने कहा था कि वेसोस्पैज़म होता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए यू नीड टू गिव द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
वो आप उसमें दे सकते हैं, उसमें डाइहाइड्रोपायरिडीन या एम्लोडिपिन रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर हम देते हैं। एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये रीनल डिजीज के लिए देते हैं ताकि आप रीनल जो इश्यूज हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको बचाएं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा अल्टीमेटली, मैंने कहा था लंग हार्ड हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, देयर विल बी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रीनल सिस्टम डैमेज होगा, रीनल फेलियर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डैमेज होगा, कार्डियक फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये अल्टीमेटली दे विल एंड अप विद दिस प्रॉब्लम, एंड उसके बाद फिर जो है वो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अल्टीमेटली। द ओनली थिंग वी कैन डू इज कि हम इस डिजीज को कंट्रोल रखें, प्रिवेंट करें, जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लाइफ को उतना हम उसको। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं जी आखिरी जो उसका टेबल था ऊपर कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स के अंदर कौन-कौन सी एंटीबॉडीज। अब ये 100% आने वाला एमसीक्यू, 100% आएगा, 100%। कहता है जी अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज पॉजिटिव हों तो एसएलई होता है, अगर एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हों तो रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, अगर एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज हों तो क्रेस्ट अभी पढ़ के आए हैं, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये एसएलई। अब ये देखो एंटी न्यूक्लियर भी एसएलई के अंदर आता है, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी एसएलई के अंदर आता है। अब जब हम आगे बात करेंगे ना स्पेसिफिक की, तो फिर इसकी तरफ में फिर आपके आंसर के अंदर ही है एंटी डबल स्ट्रैंडेड। एंटीहिस्टोन बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है। कई दफा ड्रग्स की वजह से एसएलई लाइक सिम्टम आते हैं, उसे ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई कहा जाता है, एंटीहिस्टोन पॉजिटिव। एंटी जो 1, ये दो बीमारियां पोलीमायसाइटिस डर्मेटोमायसाइटिस, ये हम कमिंग लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसके अंदर एंटी जो 1 पॉजिटिव होता है, एंटी रो एंटी ये ला जो शोगरन सिंड्रोम बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है, ये हमेशा इसमें पूछा जाता है, ये पॉजिटिव होता है। एंटी स्क्लेरोडर्मा 70 एंटीबॉडी भी पढ़ी हैं, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर होती है। एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज ये भी एसएलई के अंदर। अब ये देखो ये एसएलई के अंदर अगेन तीसरी आ गई है, लेकिन फिर वही बात है कि स्पेसिफिक इज एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। स्मूथ मसल एंटीबॉडीज होती हैं जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर होती हैं। सिएंका एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ये ज्यादातर वेस्कुलाइटिस स्पेशली वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस जिसको हम कहा जाता है के अंदर होता है। पियांका अगेन वेस्कुलाइटिस या माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। रूमेटाइड फैक्टर हमने कहा था रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर पॉजिटिव होता है। एंड यू1 आरएमपी एंटीबॉडी, ये मिक्स कनेक्टिव टिश्यू, ये भी बड़ा ही हॉट फेवरेट एमसीक्यू है कि मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर। मिक्स का मतलब है जब बहुत सारे यही डिसऑर्डर्स इकट्ठे होते हैं। सो आपने इस टेबल को तो 100% याद करना है, बिकॉज़ दिस इज़ बेसिकली द मेन टेबल जिसके अंदर से एमसीक्यू आना ही आना। ठीक है? तो ये जनाब एक हमारा टॉपिक स्क्लेरोसिस वाला क्लियर हुआ। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द एसएलई, मिलता-जुलता टॉपिक है। अगेन चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी ही होंगी। पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या ये एक सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं? आंसर इज़ नो, ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। क्या ये ऑटोइम्यून है? बिल्कुल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, पीछे भी बात करके आए हैं। क्या इसमें कोई एंटीबॉडीज़ रिलेटेड मसाइल होते हैं? क्या इसमें ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज बने, वही एंटीबॉडीज जाके हमारे ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर अटैक करें? ऐसा होता है? भाई ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर यही तो मसला होता है। ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर हमारी ही जो एंटीबॉडी है, जो इम्यूनिटी है, वो हमारे ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। ठीक है? सो एंटीबॉडी मीडिएटेड, इसे हम सेलुलर अटैक कहते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इन एंटीबॉडीज क्या करेंगी? वो जाके अटैक करेंगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाएँगी। अच्छा ये मैं यहाँ थोड़ी-सी बात करूँ। देखो, हमारी बॉडी में जब कोई भी थोड़ा-सा आपको मैं इसकी ना बैकग्राउंड बताता हूँ। ये एंटीबॉडी और एंटी सिस्टम है वो किस तरह, थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा। शुरू में जब थायराइड बनता है ना, थायराइड ग्लैंड, और एक होता है ये थायराइड है, थायराइड को छोड़ो थाइमस ग्लैंड होता है, बड़ा-सा। जहाँ थायराइड है उसके नीचे यहाँ थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड बच्चों में बड़ा होता है, बड़ों में जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड की श्रिंकेज होना शुरू हो जाती है, छोटा हो जाता है। इस थाइमस ग्लैंड के अंदर होता क्या है? बॉडी के सारे टिश्यूज़ को रखा जाता है। लंग्स, लिवर, सैंपल रखे जाते हैं छोटे-छोटे। मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये लंग का पार्ट है, ये लिवर का पार्ट है, ये मसल्स का पार्ट है, ये गट का पार्ट है, ये कार्डियो, इस तरह रखा जाता है। यहाँ सेल्स हमारे होते हैं, जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर भागना-दौड़ना होता है। इन्हें बताया समझाया जाता है कि भाई ये जो सेल्स हैं ना, ये हमारे अपने सेल्स हैं।
इनको नहीं मारना, ठीक है? ये ट्रेनिंग इनको थाइमस में दी जाती है। इनसे कहा जाता है, इसको इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम इम्यूनोलॉजी के अंदर, सेल्फ टॉलरेंस डेवलप की जाती है। उसे समझाया जाता है कि भई ये जो सेल के ऊपर ये एक सेल है, ये किडनी का है, इसके ऊपर ये जो एंटीजन पड़ा है, इसको तुमने नहीं मारना क्योंकि ये हमारा अपना एंटीजन। अब अगर तो कोई सेल इस रूल को फॉलो करे तो उसको अलाउ किया जाता है कि जाओ तुम सर्कुलेशन में, क्योंकि अब हमें पता है कि ये नहीं मारेगा जाके हमारे उस एंटीजन, बिकॉज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरी सेल पोजेसेस एन एंटीजन। आप आरबीसी ले लो, आरबीसी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो क्यों ए है? क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन ए है। अब अगर हमारी एंटीबॉडीज जो हैं या हमारे ही सेल इस एंटीजन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दें, दिस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो हम पहले शुरू में क्या करते हैं, हम तमाम सेल्स के सैंपल्स, इन सेल्स को, इन एंटीबॉडीज को या सेल्स को पेश करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये हमारे एंटीजन है, इनके अगेंस्ट काम नहीं करना। अगर कोई सेल ऐसा करे, उसको यहीं पर इसी थाइमस के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है? उसे आगे फेज़ में जाने ही नहीं दिया जाता। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, एंटीजेन्स भी मौजूद हैं, बट स्टिल दे डोंट रिएक्ट विद ईच अदर। बट समहाउ इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये काम खराब हो जाता है। तो फिर हमारी ही एंटीबॉडीज़ हमारे ही एंटीजेन्स के अगेंस्ट काम करती हैं, एंड दे मेक अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज़ कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये फिर कॉम्प्लेक्सेस बॉडी में डिफरेंट जगहों पे स्प्रेड हो जाते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। खास तौर पे यही कॉम्प्लेक्सेस जब रीनल सिस्टम यानी किडनी में डिपॉजिट होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, उसको डैमेज करते हैं। यही वेसल्स में डिपॉजिट होते हैं तो वेस्कुलाइटिस कॉज करते हैं। तो सारी स्टोरी एक्चुअली इसके बाद स्टार्ट होती है, ठीक है? सो मल्टी सिस्टम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, डेपोज़िशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। ज़्यादातर कौन से इन्वॉल्व हैं? फीमेल इन्वॉल्व मैंने कहा होती हैं, बट कौन सी वाली? अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल। ज़्यादातर वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है कि जो बच्चों की चाइल्ड बेयरिंग एज मतलब रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल जो होती हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट। पेशेंट आके कहेगा क्या? क्या सिम्पटम लेके आएगा? वो ये नहीं कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसे हो गया, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कहेगा डॉक्टर साहब समझ नहीं आती, अक्सर औकात मुझे बुखार रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया, जॉइंट पेन होती रहती है मुझे। इतनी सी स्टोरी सुन के मैं किसी डायग्नोसिस पे नहीं पहुँचा। भाई ये तो आम रूटीन में हो जाता है। मतलब मैं कहूँगा हाँ यार, आजकल भूख नहीं लगती, पता नहीं क्या चक्कर है, थकावट बड़ी हो जाती है, थोड़ा-सा वज़न कम हो। So these are not the specific things, not the specific symptoms. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो सारी समझ आ गई, और कोई इसके अलावा मसला है? तो फिर जो टिपिकल सिम्पटम्स ऑफ एसएलई हैं, उनका बड़ा अच्छा एक निमोनिक बना है डोपामाइन रैश के नाम से, ठीक है? ये बेटे एक निमोनिक है, इसको याद कर लें तो वैसे ही आपको तमाम इसके सिम्पटम्स या इसके जो हैं वो याद हो जाएँगे। और ये बात वही है जो हम पहले बात करके आए हैं। शुरू में जो मैंने 5-7 मिनट आपको एक्सप्लेन किया था, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द डिसीज़ इन दैट 5-7 मिनट्स। अभी तो हम उसको स्ट्रेंथन करें। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भाई स्किन पे रैश हो। दिस इज़ डिस्कॉइड टाइप ऑफ रैश। ओरल कैविटी से लेके एनल कैनाल तक मैंने कहा था चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। हियर वी हैव द ओरल अल्सर्स। फोटो सेंसिटिविटी, उसको लाइट ठीक नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। सेंसिटिव सॉरी अच्छी इन द सेंस कि उसको लाइट के साथ एक्सपोज़र जब होगा तो बर्न होंगे, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन। अब 2 आर्थराइटिस पीछे भी पड़ गया है। वन इज़ ओस्टियोआर्थराइटिस, वन इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब फिर आर्थराइटिस इधर आ गया। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट शुरू में आएगा मेरे पास, डॉक्टर साहब देखिए मेरी जॉइंट पेन हो रही है, तो मैं क्या कहूँगा उसको? मैं कहूँगा यार अच्छा जॉइंट पेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना, कैसे डिफरेंशिएट करूँगा? साथ ही उन्होंने मेंशन कर दी है, दिस इज़ नॉन डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस, जॉइंट की शेप खराब नहीं होगी। हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पढ़ा था, भाई अल्नर डेविएशन, हमने पढ़ा था ये फ्लेंजिस का मसला, हमने पढ़ा था जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज़। यहाँ डिफॉर्मिटी नहीं। सो जॉइंट पेन होती है बट डिफॉर्मिटी नहीं। मैलर रैश, ये चीक्स के ऊपर रैश होता है।
इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया आई फॉर, यानी इसको डायग्नोस करने के लिए आपको इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ेंगी। उसके अंदर मैंने कहा था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडीज बड़ी इंपॉर्टेंट। बाकी और भी चीजें हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज भी हैं, बट मेन हमने कहा था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा, किसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं थे। इसमें आएंगे फिट्स पढ़ेंगे, या इसे हम कहते हैं लूपस सेरिब्राइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेरिब्रम हो जाएगी, पेशेंट को सीजर्स होना शुरू। E for elevated ESR, erythrocyte sedimentation rate, ये बेसिकली इन्फेक्शंस को शो करता है, ये एलिवेट हो जाए। R for renal disorder, A for एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, पीछे पढ़ा के आया हूं कि वो भी इसमें पॉजिटिव होते हैं। S for सीरोसाइटिस, सीरस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन को वी कॉल सीरोसाइटिस। उसमें प्लूरा है तो दैट इज प्लूराइटिस, पेरिकार्डियम है तो पेरिकार्डाइटिस, पेरिटोनियम है तो पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो कोई भी इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। एंड पे हिमेटोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटी, जिसके अंदर हमने कहा था कि हिमोलिसिस होती है और पेशेंट को एनीमिया। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक, बाकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर सेम वही लिखा हुआ है कि द निमोनिक जो है वो तकरीबन क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस उसको आपको याद करा देता है। इनमें से 4 ऑफ द क्राइटेरिया अगर हो, 4 चीजें भी आपको मिल जाएं इनमें से, देयर आर 96% चांसेस कि इस पेशेंट को एसएलई जो है वो है। ठीक है, तो ये यहीं से इन्हीं क्राइटेरिया से हम डायग्नोसिस करते हैं। अगर पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, जैसे यहाँ पे, इट इज हाईली सेंसिटिव, ये 95 से 99% केसेस के अंदर होता है। ठीक है, अगर एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए, देन वी गो फॉर एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी, हम इसको भी। ठीक है, यानी देखो फिर वही बात है कि पेशेंट आया शुरू में तो हम कहते हैं यार इसका एएनए करवा लो, एएनए इज कॉमन टेस्ट, वो बहुत सारी बीमारियों में पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाता है वी गो फॉर देन एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी, मैं बाकी एंटी सम एंटीबॉडीज भी। ठीक है, ये स्पेसिफिक है। अब ये सवाल यहाँ पे आता होता है कि सेंसिटिव कौन सा है, स्पेसिफिक कौन सा है। स्पेसिफिक का मतलब ये है वो एंटी डबल स्ट्रैंडेड, ये स्पेसिफिक, इसका ये मतलब है कि ये अगर पॉजिटिव आया ना तो ये स्पेसिफिकली एसएलई में पॉजिटिव आया। डीएनए एंटीबॉडीज जो होती हैं, सॉरी एएनए एंटीबॉडीज जो होती हैं, दे आर नॉट स्पेसिफिक, दे आर सेंसिटिव। अगर ये पॉजिटिव आई तो ये बीमारी हो सकती है, और बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉजिटिव आ गया तो ये एसएलई है। तो हमने एमसीक्यू में यही चूज करना होता है कि विच वन इज स्पेसिफिक एंड विच वन इज सेंसिटिव। तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा था ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई, तो उसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज 100% डायग्नोस्टिक है टेस्ट। ठीक है, बहरहाल पॉजिटिव होते हैं, नॉन स्पेसिफिक छोड़ दो, लेकिन एमसीक्यू के अंदर ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई है तो आपका आंसर हमेशा एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। नियोनेटल एसएलई, ये न्यूनेट्स के अंदर होती है, इसके अंदर एंटी रो एंटीबॉडीज जो होती हैं ये मदर से बेसिकली न्यूनेट में जाते हैं, वरना बच्चे बेचारे को कहाँ से शुरू में बीमारी हो जानी है। सो कुछ एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर दे आर ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड टू द न्यूनेट, और फिर वो डिजीज कॉज कराए। तो ये यहाँ पे इसका डायग्नोस्टिक है, यानी ये हमने वही इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं जो हम रूटीन में करवाते थे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ करवा सकते हैं, बिल्कुल, आप बेशुमार लैब्स हैं, आप कॉम्प्लीमेंट लेवल्स चेक करा लें, वो लो हो जाएगा। अब ये क्या होता है, देखो बेटा मैंने आपसे कहा एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को मारने के लिए ना, तोड़ने के लिए हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना, ये हमारा इम्यूनिटी का पार्ट है, इसमें 20 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करते हैं, ये आके इन एंटीजन एंटीबॉडी को मारने की कोशिश करते हैं और उनके साथ आके चिपक जाते हैं। अब ये 3 चीजें हो गई, एक एंटीजन, एक एंटीबॉडी, एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब आके इनको मारता है यहाँ अपनी, अब इसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, वो इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को खाना चाहते हैं। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, सपोज करो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पड़े हुए थे, तो जब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एंटी ये पड़े हैं तो यहीं पे लड़ाई हो रही है, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज। तो हमें इस लड़ाई का नुकसान, यानी ऐसे ही है कि जी मैं एक जंग शुरू कर दूं, और जंग मैं अपने कंट्री में ना करूं, मैं कोई और कंट्री चूज कर लूं, उस कंट्री में जाऊं, वहीं पे बम मारूं, वहीं पे सारा कुछ करूं,
और वहाँ के लोगों को भी लड़ाऊँ और इर्द-गिर्द की कंट्रीज़ को भी लड़ाऊँ, तो भाई उस लड़ाई में मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। मेरा जो कंट्री है वो तो सेफ है। यहाँ नुकसान तो उसी का हो रहा है। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर ये किसी जगह बैठे हुए हैं और हमने इनके ऊपर अटैक कर दिया है, न्यूट्रोफिल्स को भेज दिया है, कॉम्प्लीमेंट को भेज दिया है, तो ये तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन साथ हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब यहाँ सरा आके लड़ेगा तो लो हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा बेचारा। तो लो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो। एंटी-फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ मैंने कहा था कि अक्सर औकात पॉज़िटिव होती हैं। एंटीबॉडीज़ की आगे लंबा-चौड़ा ग्रुप है। इन सब से जहाँ एंटी-फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ पॉज़िटिव होती हैं, याद रखिएगा वहाँ हाइपर कोagulation स्टेट। इसलिए इन फीमेल पेशेंट्स के अंदर मल्टीपल रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं। अब कभी ये जब चीज़ें हम पढ़ ली है ना हमने, अब मैं बैठा सोचता हूँ, अच्छा यार, तो एक पेशेंट आई थी हमारे पास, वो कहते थे जी हमारे 6 बच्चे हैं डॉक्टर साहब, वो 6 बच्चे हमारे वेस्ट हो गए, यानी अबॉर्ट कर गए। शुरू में ही अबॉर्शन हो गया। बड़े डॉक्टर साहब हमने वो हकीमों से दवाई खाई है, बड़े हमने तवीज़ आगे करवाए हैं, बड़ा हमने डॉक्टर साहब को चेक करवाया, लेकिन जो है वो नहीं होता। सो ये देखो ये वाला वर्कअप होता नहीं है उन पेशेंट्स का। ये पेशेंट्स किसी लोकल गाँव में बैठे हैं अगर, तो ये दे विल नेवर बी ट्रीटेड बिकॉज़ वहाँ जो लोग हैं दे हैव नो आइडिया दैट सच काइंड ऑफ अ डिजीज़ एसएलई कैन कॉज़ मल्टीपल अबॉर्शंस। सो याद रखिएगा अगर मल्टीपल अबॉर्शंस वाली फीमेल आती हैं, ऑलवेज़ चेक हाइपर कोagulation। हाइपर कोagulation इज़ वेरी डेंजरस फॉर द बेबी टू सर्वाइव। तो ये याद रखिएगा, दे कॉज़ रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, पक्का एमसीक्यू है। उसके बाद रेनॉल्ड्स फिनोमेना हमने डिस्कस कर लिया, एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइट्स कम हो जाएँगे, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाएँगे। प्रोटीन यूरिया, जब किडनी डैमेज होगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से प्रोटीन लीक होगी। तो ये सारे के सारे जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ये भी आप करवा सकते हो। देखो अगेन फिर वही बात आ गई, ये कफ करेगा पेशेंट तो मैं एक्स-रे कराऊँगा, तो मैं बाकी इन्वेस्टिगेशन अपनी सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लूँगा। लेकिन जो वर्कअप मेन करवाना है वो एएनए है, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी है। अगर ड्रग इंड्यूस समझ रहे हो तो एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी है, अगर न्यूनेटल समझ रहे हो तो एंटी रो एंटीबॉडी है। ये 4 तो पक्के आपके एमसीक्यू हैं। कॉम्प्लीमेंट लेवल क्या होगा? लो हो जाएगा, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो जाएँगी, रेनॉल्ड्स आएगा, एनीमिया का एक्सियम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लो जी, ये सारी स्टोरी बन गई। नाउ हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट? अगेन वही बात है कि हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। वी आर गोइंग टू प्रोलॉन्ग जो उनके इश्यूज़ हैं उसको हम कहेंगे कि वो उससे सेटल एनसेड्स हम देंगे। जॉइंट पेन था ना, तो हम कहेंगे जी लो जी जॉइंट पेन है तो आप एनसेड यूज़ कर लो। कार्टिकोस्टेरॉइड्स मैंने कहा था जब भी एक्यूट एक्ज़ासर्बेशन आएगी हम देंगे। अब यहाँ बड़ा मसला आएगा क्योंकि अगर कार्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ कराएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम उन चीज़ों की तरफ जाएगा और एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द डिफरेंट बोन्स ये होना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पे हिप जॉइंट्स जो हिप बोन्स होती हैं, उसकी होती हैं। बड़ा फ़ेवरेट एमसीक्यू है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स? दिस इज़ द आंसर। ठीक है? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? कार्टिकोस्टेरॉइड्स के अलावा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन आप यूज़ करा सकते हो या आप साइक्लोफॉस्फामाइड यूज़ करा सकते हो, ठीक है? या आप एज़ाथायोप्रिन यूज़ कर सकते हो। ये भी आप इसके फर्दर ट्रीटमेंट के अंदर आएँगे। उसके अलावा जो हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन है, अगर कोई पेशेंट है उसको खाली स्किन या जॉइंट का इश्यू है, उसके लिए यूज़ कराते हो। साइक्लोफॉस्फामाइड है, अगर किसी को सीवियर किस्म का रीनल इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब ये पेशेंट्स आते हैं तो वी ऑलवेज़ गो फॉर द रीनल बायोप्सी फर्स्ट। ठीक है? जब हमें लगता है तो चूँकि इससे डायग्नोसिस होते ही तब है। जब हमें बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी के बाद ही हमें कन्फर्म होता है कि ये है इश्यू। ठीक है? सो लो जी दैट वाज़ द स्टोरी फॉर टुडे एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 2 वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स। एमसीक्यूज़ मैंने आपको 7-8 एमसीक्यूज़ मैंने हाइलाइट करा दिए हैं। जस्ट हैव अ रीड, इंशाल्लाह आपको याद। थैंक यू सो मच। गिव योर फीडबैक। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।